नमस्कार दोस्तों, आज का जो करंट टॉपिक है क्लैट के लिए वो है जो रीसेंट घटना घटी है मणिपुर में, उससे रिलेटेड। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने आर्टिकल 355 इन्वोक कर दिया है मणिपुर में, जिसके बाद शूट एंड साइट के ऑर्डर निकाल दिए गए थे। तो ये क्यों हुआ, आर्टिकल 355 क्यों लगा, शूट एंड साइट के ऑर्डर क्यों दिए गए, घटना क्या थी, तो इसका थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ कि ये सब स्टार्ट हुआ था मणिपुर हाई कोर्ट से। उसमें एक पिटीशन डाली गई थी कि जो मेटी ट्राइब्स हैं, मेटी जनजातियां हैं, उन्होंने अपनी पिटीशन डाली मणिपुर हाई कोर्ट में। उनका कहना था कि सरकार हमें एसटी का स्टेटस क्यों नहीं दिया, शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि 1949 से पहले जब ये मणिपुर प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था 1949 से पहले, तो प्रिंसली स्टेट्स में इनके पास शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी थी, शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता था। लेकिन जब भारत इंडियन यूनियन में इसका मिलाप हुआ प्रिंसली स्टेट्स का, तो उनका जो एसटी स्टेटस था वो निकल गया। तो अब ये मांग कर रहे हैं कि हमको वापस से एसटी स्टेटस चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस चाहिए, कैटेगरी चाहिए। तो मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से कि आपको इस पर ध्यान देना होगा और 4 वीक के अंदर एक कमेटी रिपोर्ट देनी होगी कि इनको एसटी स्टेटस क्यों नहीं दिया गया है। जिसके बाद जो दूसरे कम्युनिटीज़ थे, जैसे कुकी कम्युनिटी, उनका कहना था कि जो मीटी ट्राइब्स हैं वो मणिपुर में करीबन 60% से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है। उनकी जो लैंग्वेज है मणिपुरी, उसको 8th शेड्यूल में डाल रखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है। तो इनको एसटी की क्या ज़रूरत है, इनकी वजह से हमारे ज़मीन चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, इनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। और उन्होंने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला, जिसके अंदर दंगे चालू हो गए कुकीज़ और मीटीज़ के बीच में, या दूसरी जो कम्युनिटीज़ थी उनके और मीटीज़ के बीच में। जिसके बाद भारत सरकार को 355 आर्टिकल 355 लागू करना पड़ा और फिर उसके बाद शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए गए कि जिसने भी दंगा किया उसको देखते ही गोली मार दो। तो आर्टिकल 355 है क्या? आर्टिकल 355 कहता है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसका जो आर्टिकल 355 है वो लिखा हुआ है पार्ट 18 के अंदर। पार्ट 18 के अंदर जो कहता है 352 से 360 तक इमरजेंसीज के बारे में, आपातकाल के बारे में। भारत में आपातकाल कैसे लगाई जाएगी, कब लगाई जाएगी, कौन कौन सी लगाई जाएगी, इन सब के बारे में पार्ट 18 कहता है। और पार्ट 352 से 360 के बीच में है इमरजेंसीज, जिसके अंदर आता है आर्टिकल 355 या 355, जो कहता है इट रेफर्स टू द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू ensure that the government of every state carried on in accordance with the provisions of this constitution। आर्टिकल अनुच्छेद 355 कह रहा है कि भारत सरकार, यूनियन गवर्नमेंट की ये पावर होगी, ये ताकत होगी या उनकी जिम्मेदारी होगी कि हर स्टेट की रक्षा करे, चाहे बाहरी कुछ खतरा हो रहा हो या अंदरूनी कुछ डिस्टर्बेंस हो। उनसे भारत सरकार को, जो केंद्र सरकार है, उसको राज्य सरकारों की मदद करनी होगी, रक्षा करनी होगी। और ये इंश्योर करना होगा कि हर स्टेट, हर राज्य सरकारें और हर राज्य संविधान के हिसाब से काम करे, संविधान के विपरीत ना जाए। जैसे केस आया था 95 के आसपास, SR बोमई का केस, जिसके अंदर राज्य सरकार को हटा दिया गया था क्योंकि मस्जिद तोड़ा गया था 94 के आसपास, याद होगा। तो 93 में मस्जिद टूटा था, उसके बाद राज्य सरकार को हटा दिया क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही थी। क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि आपका धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म आपको बना के रखना है। लेकिन जो सरकार थी, राज्य सरकार थी यूपी की, उन्होंने सेक्युलरिज्म नहीं बना के रखा, तो उनको हटा दिया गया, सरकार को हटाया गया था, प्रेसिडेंट्स रूल लगा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंश्योर भी करना होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो संविधान के हिसाब से चलती रहे। आर्टिकल 355 इज पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 18, 18वां पार्ट में है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। 352 से 360 के बीच में लिखा हुआ है आपातकाल के बारे में। पार्ट 18, ये चीज़ें, ये स्टैटिक पार्ट जो हैं कि पार्ट 18 क्या कह रहा है, आर्टिकल 352 क्या है, 360 क्या है, 355 क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
सबकी सब बातें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था आर्टिकल 355 जो कह रहा है कि भारत सरकार की ये जिम्मेदारी होगी, इंश्योर करना होगा कि हर सरकार राज्य सरकारों को या राज्यों को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के खतरे से बचाए, और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट काम कर रहा है या स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से काम करें। आर्टिकल 356 और 355 ये क्या डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 356 क्या कहता है, 355 क्या कहता है? 365 भी आर्टिकल है जिसके अंदर भी बातें लिखी हुई है कि आपातकाल लगाया जा सकता है 365 को यूज़ कर इट इज़ दिस ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच द सेंटर टेक्स ओवर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 इन केस ऑफ फेलियर और ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। अगर 355 लगा दिया गया है तो एक भारत सरकार के पास पावर आ जाएगी कि 356 भी लगा दिया जाए कि अब जो राज्य सरकार है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, हमको प्रेसिडेंशियल रूल लगाना होगा, या फिर 356 आर्टिकल 356 लगाना होगा जिसको कहा जाता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, कि जो संविधान की मशीनरी है जिस हिसाब से संविधान स्टेट में संविधान को काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है, फेल हो चुका है। तो इसको देखते हुए आर्टिकल 356 लगा दिया जाएगा 355 को, कानून 355 के आर्टिकल को लेकर, पॉपुलरली नॉन एज प्रेसिडेंशियल रूल या प्रेसिडेंट्स रूल। राष्ट्रपति का रूल लगेगा उधर आर्टिकल 356 के अंदर। ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन 2 ग्राउंड्स। 2 ग्राउंड्स पर आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। एक तो आर्टिकल 356 के अंदर लिखा हुआ है, क्या कहता है? प्रेसिडेंट टू इश्यू प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि इस राज्य सरकारें जो राज्य हैं वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके पास हक है, उनके पास पावर है कि वो आर्टिकल 356 से प्रेसिडेंशियल रूल लगा दे। और आर्टिकल 365 क्या कहता है, जिसके अंदर भी बातें लिखी हुई है कि दैट व्हेनेवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट अ situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। आर्टिकल अनुच्छेद 365 365 क्या कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ काम दिया है, कुछ टारगेट दिया है, कुछ कहा है और स्टेट गवर्नमेंट करने से मना कर दे तो प्रेसिडेंट ये मान लेगा कि ये सिचुएशन आ चुकी है कि संविधान के हिसाब से राज्य काम नहीं कर रहा है, स्टेट संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, कंप्लाई नहीं कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाएगा, प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पर भी लगा दिया जाएगा। तो ये थे आर्टिकल 356, 365 और 355 355। ये तीनों आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए। अगली बात क्या लिखी हुई है, अ प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग द प्रेसिडेंशियल रूल या प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति का जो कानून जो रूल लगेगा मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। मतलब कि अगर राष्ट्रपति ने 356 लगा दिया, राष्ट्रपति का रूल लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया किसी राज्य में, तो 2 महीने होंगे पार्लियामेंट संसद के पास कि उस जो ऑर्डर राष्ट्रपति ने निकाला है 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने का, 2 महीने के अंदर उसको पास करना होगा। अगर पार्लियामेंट ने संसद ने उसको पास नहीं किया तो वो जो ऑर्डर था वो ख़त्म हो जाएगा, वो ऑर्डर वहीं की वहीं नल एंड वॉइड हो जाएगा और वापस से सरकार बनानी पड़ेगी। नया जो सरकार होगी जिसको रिमूव कर दिया गया था या सस्पेंड किया था उसको वापस से चालू करना होगा, राज्य सरकारों को वापस से काम स्टार्ट करना होगा। President can take up functions of the state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state। और इस सिचुएशन में 356 लगाने के बाद प्रेसिडेंट्स के पास, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास पावर होगी कि जो वहाँ का विधानमंडल है, जो लेजिस्लेचर है, जो उसकी
पावर्स हैं वो अपने हाथ में ले ले, जो गवर्नर है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसकी पावर अपने हाथ में ले ले, किसी और को दे दे। ये पावर किसके हाथ में होगी? राष्ट्रपति के हाथ में। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पार्लियामेंट। जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, वो जो कानून बना रहा था अब तक, उसकी पावर पार्लियामेंट को दे दी जाएगी कि उस राज्य के लिए भी पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा। जब तक प्रेसिडेंशियल रूल है, प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है, तो तब तक के लिए पार्लियामेंट, संसद ही उस राज्य के लिए कानून बनाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो कानून राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने बनाया है राज्य सरकार के लिए, वो प्रेसिडेंशियल रूल के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है, वो चलता रहेगा जब तक राज्य सरकार उसके खिलाफ कोई अलग से कानून ना बना दे या हटाने का कानून ना लेकर आ जाए। He can take all other necessary steps including the suspension of constitutional provisions relating to any body or authority in the state। स्टेट के अंदर जो अभी अथॉरिटी काम कर रही है राज्य सरकारों के अंदर, उसकी पावर भी कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहेगा कि जितनी भी अथॉरिटी स्टेट में काम कर रही है, वो सारी की सारी पावर सबकी ख़त्म कर दी जाए और सारी की पावर मेरे पास आए, या फिर बता सकता है कि ये अथॉरिटी अब इसको हैंडल करेगी। आर्टिकल 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 38वां संविधान संशोधन क्या किया गया? 1975 में आया। ये कहा कि मेड दैट द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन इन्वोकिंग आर्टिकल 356 इज फाइनल एंड कंक्लूसिव विथ वुड नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ एनी ग्राउंड। मतलब कि अगर राष्ट्रपति ने 356 लगा दिया तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर कि क्यों लगाया है। ये किसके कौन से संविधान संशोधन? 38वां संविधान संशोधन से आया था कि आप अब चैलेंज नहीं करते। राष्ट्रपति ने किसी भी कारण से लगा दिया हो, कोई बकरी मर गई हो, तो भी अगर राष्ट्रपति ने लगा दिया ना, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते थे कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया है। लेकिन जब 44th जब इमरजेंसी ख़त्म हुई, जनता दल की सरकार आई, 77 में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन किया गया, जिसकी वजह से इमरजेंसीज में बहुत सारे बदलाव किए गए। तो उसी के बाद आर्टिकल 38 संविधान संशोधन था, उसको कैंसिल किया गया, हटाया गया। और बट दिस प्रोविजन वॉज डिलीटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, implying that the satisfaction of the president is not beyond the judicial review। जुडिशियल रिव्यू के आगे नहीं है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा कि राष्ट्रपति ने अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया है किसी भी कारण से, तो आप इसको जुडिशियल रिव्यू लेकर जा सकते हैं, जुडिशियरी में, कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। कल को राष्ट्रपति बोले कि भैंस मर गई, गाय मर गई, इसकी वजह से हम राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, इसीलिए आप इसको लेकर जा सकते हैं। तो ये बातें थी आर्टिकल 356 से रिलेटेड। 356 से रिलेटेड जो कहती है प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन के बारे में कि कैसे चलेगा। अब है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल कैसे लगाया जाता है इंडिया में। जो पार्ट 18वां है, 18th पार्ट, और उसके अंदर आर्टिकल 352 360 लिखी हुई हैं। इनमें कौन कौन से आपातकाल है, कैसे लगाया जाता है। तो these provisions enable the central government to meet any abnormal situations effectively। मतलब कि कुछ हालत ख़राब हो जाए देश में, दंगे फसाद हो जाएं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो उनसे लड़ने के लिए भारत सरकार आपातकाल लागू कर सकती है, इमरजेंसी प्रोविजंस लगा सकती है कि अब यहाँ पर हमको रूल करना होगा। भारत सरकार का रूल होगा, इनडायरेक्ट रूल हो जाएगा। अगर आपातकाल लगा दिया कहीं पर भी, तो भारत सरकार वहाँ पर रूल करेगी और अपने हिसाब से फिर उसको सिचुएशन को डील करेगी। इसलिए इमरजेंसी प्रोविजंस लगा रखें। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर टेकन फ्रॉम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। देखिए, हमारा संविधान का कर लगभग 40 से 50% हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, और जो बाकी के प्रोविजंस हैं वो दूसरे कंट्रीज़ के संविधान से लिए हैं। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स, जो आपके मूल अधिकार हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो कहाँ से लिया है? वो हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से, वेमार या फिर जर्मन संविधान से, जर्मनी के संविधान से उठाया था ये बात। इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी
जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन या वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। तीन तरह की है थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में तीन तरह की इमरजेंसीज है, आपातकाल है। एक तो नेशनल, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। एक है प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इन तीनों के बेसिस पे लगाए जाते हैं आपातकाल। यही तीन ग्राउंड है जिनके अंदर हम आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अब तक नेशनल इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल तो बहुत बार, नेशनल इमरजेंसी तो तीन बार लगी है, 3 बार ये लगी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति का शासन तो बहुत बार लगा है। हर राज्यों में, लगभग हर राज्य में लग चुका है राष्ट्रपति शासन अभी तक। तो एक एक कर थोड़ा इन तीनों के बारे में देख लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी क्या है। नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 बार लगा है, 1962 से 65 के बीच, 72, 75 और 75, 77, ये 3 बार लगा है हमारे देश में आपातकाल अब तक, राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द expression proclamation of emergency to denote an emergency of this type। राष्ट्रीय आपातकाल 3 ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है। वॉर के टाइम पर अगर युद्ध चल रहा है तो, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस या एक्सटर्नल इमरजेंसीज जो होती हैं उसके अंदर कौन कौन सा है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, या बाहरी कोई ताकतें अपना एग्रेशन दिखा रही हैं, अपना दबदबा दिखाना चाहती हैं, तो आप लगा सकते हो। इन दोनों को मिला के बनता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। और जो आर्म्ड रेबेलियन है ये है इंटरनल इमरजेंसी। आर्म्ड रेबेलियन जो वर्ड है वो पहले हुआ नहीं करता था। 44th संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद इसको जोड़ा गया, क्योंकि इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा हुआ था यहाँ पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत वेग वर्ड है, साफ वर्ड नहीं है। इसके बारे में क्या लिखा, क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उस क्या वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए कि इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस माना जाए। तो इसको हटाकर आर्म्ड रेबेलियन अगर हो, दंगे फसाद करने लग जाए, हथियारबंद लोग आ जाएं और दंगे फसाद करने लग जाए, तो लगाया जा सकता है इमरजेंसी। तो हमारे देश में वॉर पर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, जिसमें है एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर एक्सटर्नल इमरजेंसी, और आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल इमरजेंसी, ये 3 इमरजेंसी है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए। अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो 352 के अंदर राष्ट्रपति इन तीनों के बेसिस पे लगा सकता है आपातकाल। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, इवन बिफोर द एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ वॉर और आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी, मतलब कि अभी इमरजेंसी लगाने की सिचुएशन आई नहीं है, भड़काऊ हुआ नहीं है, दंगे फसाद हुए नहीं है, और अगर राष्ट्रपति को लगे कि ये बढ़ सकता है, हमको अभी इमरजेंसी आपातकाल लगाना होगा कंट्रोल करने के लिए, तो लगाया जा सकता है। इमरजेंसी लगाई जा सकती है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है ऑकरेंस से पहले भी, दंगे फसाद, कुछ वॉर होने से पहले, एक्सटर्नल एग्रेशन से पहले और आर्म्ड रिबेलियन होने से पहले भी लगा सकता है। व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड on the grounds of war, external aggression, it is known as external emergency। external emergency कहेंगे अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की बेस पे हमने ये किया तो ये एक्सटर्नल इमरजेंसी कहलाएगा। on the other hand, when it is declared on the grounds of armed rebellion, it is known as internal emergency। armed rebellion की अगर हुआ तो उसको internal emergency कहा जाएगा। this term armed rebellion is inserted from 44th amendment
बिफोर दिस टर्म इट वॉज नॉन एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्म्ड रिवेलियन को 1978 के जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे जोड़ा गया था। उससे पहले वो इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस को यूज़ कर ही इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। और इंटरनल डिस्टर्बेंस उस टाइम पे क्या था, उनका एक्सक्यूज़ क्या था, क्योंकि भारत के हालात ख़राब होने वाले हैं, भारत के हालात ख़राब हो जाएंगे, हमको इमरजेंसी लगानी होगी। तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब, उन्होंने इंदिरा गांधी के कहने पर इमरजेंसी लगा दी। जब इंदिरा गांधी केस हार चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट में केस हार गई थी अपना, उसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस था ये वाला, तो वो हार गई, इलाहाबाद में हार गई पहले, जब उनकी जो एमपी की सीट थी वो हटा दी गई थी। फिर उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई कि उनको एमपी की सीट छोड़नी होगी, लेकिन उनको 20-22 दिन कुछ टाइम दिया था कि 20 दिन तक आप प्रधानमंत्री बने रहोगे जब तक कोई नया प्रधानमंत्री ना आ जाए। तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को खत लिखा, बोला कि आप लगा दीजिए इमरजेंसी। इसके बाद, इस इमरजेंसी के बाद, यही सबसे कंट्रोवर्शियल थी, इसी के बाद 1978 के अंदर जब 77 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, 78 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, तो 77 में मोरारजी देसाई की सरकार आ गई और 78 में 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें ये बात भी कही गई है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकता, कैबिनेट की लिखित मंजूरी होनी चाहिए। जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी रिटर्न लिखित में मंजूरी होनी चाहिए कि हाँ हमको आपातकाल चाहिए, और फिर राष्ट्रपति जाकर आपातकाल लगाएगा। और इसके अंदर भी रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी के लिए पहले हुआ करता था कि एक बार लग गई तो चलती रहेगी जब तक हटेगी नहीं, और 2 महीने का टाइम हुआ करता था पार्लियामेंट के पास इसको रेटिफाई करने के लिए, मंजूरी देने के लिए। लेकिन अब सिर्फ 1 ही महीने का टाइम है मंजूरी देने के लिए, और हर 6 महीने में इसको अप्रूव करना होगा। हर 6 महीने में इमरजेंसी को अप्रूव करना होगा, एवरी 6 मंथ। अगर नहीं किया तो ख़त्म हो जाएगी इमरजेंसी। हर 6 महीने में पार्लियामेंट को इसको अप्रूव भी करना होगा। तो ये सब जोड़ा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से। बहुत ज़्यादा सुधार किए 1978 के अंदर इमरजेंसीज़ के प्रोविज़न में। तो ये इमरजेंसी, वैसे ही जो अगर प्रेसिडेंशियल रूल की बात करें तो 44th से क्या जोड़ा गया था कि प्रेसिडेंशियल रूल 3 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता। किसी भी राज्य में आप 3 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते, और 3 साल के अंदर भी सिर्फ 1 साल है जहाँ पर चल सकता है, जहाँ पर बिना कोई कारण अगर आप राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, कुछ दिक्कत हुई है राज्य में, आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, चला ही जा सकता है। हर 6 महीने में आपको अप्रूव करना होगा, राष्ट्रपति शासन को भी हर 6 महीने में अप्रूव करना होगा। लेकिन 1 साल के बाद अगर लगाना है, पहले वो 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन और उसके अंदर भी 1 साल के बाद अगर लगाना है तो ये सिचुएशन होनी चाहिए कि या तो देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या फिर चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह दे कि अभी चुनाव करना सही बात नहीं होगी, राज्य में चुनाव नहीं किया जा सकते, तो आप 1 साल के आगे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये भी जोड़ा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो ये बातें हैं नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में, या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी कुछ बदलाव नहीं किया गया है 44th में। इसमें ये एक बार लग गई तो कितने टाइम तक लगी ले सकती है, इसको एक बार अप्रूव कर दिया तो इसको वापस अप्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कोई, क्योंकि आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है। आर्टिकल 360 empowers the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened। अगर राष्ट्रपति को लग जाए कि फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया की ख़राब हो चुकी है, क्रेडिट हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है खाने को, पैसा इंपोर्ट करने को पैसा नहीं है, सब चीज़ ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 91 के आसपास जब LPG लाया गया था, ये लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली जो पॉलिसीज़ लाई गई थी, उसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी।
वो एलपीजी पॉलिसीज़ थी, वो इकोनॉमिक रेगुलेशंस थे जो लगाए गए थे। इमरजेंसी आज तक देश में नहीं लगाई है फाइनेंशियल वाली। तो नो फाइनेंशियल इमरजेंसीज इम्पोज्ड सो फार, अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में नहीं लगाई गई है। ये भी पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के पावर हाथ में है। राष्ट्रपति चाहे तो ये लगा सकता है, लेकिन इसके लिए भी मंजूरी चाहिए, कैबिनेट की मंजूरी चाहिए कि हाँ हमको राष्ट्रपति शासन लगा फाइनेंशियल इमरजेंसीज लगानी है। और एक बात, नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए पहले जो रूल हुआ करता था 44th अमेंडमेंट से पहले कि राष्ट्रपति चाहेगा तभी हटेगी, उसके बाद एक रूल जोड़ दिया गया कि अगर लोकसभा ने कह दिया, मंजूरी दे दी कि आपको ये राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल हटाना है तो हटाना पड़ेगा। और राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन अगर लोकसभा ने कहा कि हटाना होगा तो हटाना होगा। ये भी 44 से जोड़ा गया था। तो ये थे 3 तरह की इमरजेंसीज, राष्ट्रीय, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसका असर क्या पड़ता है हमारे फंडामेंटल राइट्स पर? फंडामेंटल राइट्स पर, आपके मूल अधिकारों पर क्या असर पड़ता है इमरजेंसीज का? ये कहाँ से लिया था हमने? ये लिया था जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन से, जर्मनी के संविधान से हमने इम्पैक्ट लिए थे फंडामेंटल राइट्स पर। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ये हमने लिया है जर्मनी। तो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 कहता है इसके बारे में कि क्या क्या असर होगा। आर्टिकल जो 358 है, इसके अंदर कहा गया है कि अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी हो तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाएगा। राइट टू फ्रीडम आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाएगा। तब किया जाएगा जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा दी गई हो देश में। एक्सटर्नल इमरजेंसी कौन सी है? एक्सटर्नल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। इन 2 बेसिस पे अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा दी है तो आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट में जाके मेरे को बोलने की आज़ादी नहीं है, मेरे को काम करने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, मेरे को घूमने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, ये सब आप जाके नहीं बोल सकते। और ये सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के वक्त ही लगेगा, इंटरनल इमरजेंसी के वक्त नहीं। ये 44th में जोड़ा गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से कि सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पर ही ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी, इंटरनल के टाइम पर नहीं। राष्ट्रपति आर्टिकल 19, और इसमें कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति बताएगा कि 19 सस्पेंड कर दो, ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जैसे ही वॉर चालू हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया सरकार ने, वॉर के टाइम वॉर के बेसिस पे आपकी आर्टिकल 19 खत्म, राइट टू फ्रीडम सब खत्म हो जाएंगे आपके। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रेसिडेंस, सेटलमेंट, दूसरी जगह घूमना, बाहर निकलना, ये सब बंद हो जाएगा। प्रोफेशन सब बंद है, असेंबली सब बंद हो जाना है। तो ये ऑटोमेटिकली लगते हैं। वहीं आर्टिकल 359 की अगर बात करें तो 359 के लिए राष्ट्रपति ऑर्डर निकालता है, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालता है। प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालेगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स के कौन कौन से आर्टिकल्स सस्पेंड किए जाते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स सस्पेंड किए जाते हैं? 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया। अगर इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई है तो 19 भी हटाया जा सकता है इंटरनल इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद। 19, 20, 21 नहीं हटेगा। 20, 21 कभी नहीं, इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 20 और 21 नहीं हटाया जाएगा। 359 में ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। और जितने भी आर्टिकल हैं 23 से 32 तक, ये सब हट सकते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंस, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन दोनों को नहीं हटाया जाएगा। आपको ज़बरदस्ती कोर्ट में नहीं घुसा जाएगा। बताइए आपने क्या जुर्म किया है, ज़बरदस्ती नहीं लेकर जाया जाएगा। आर्टिकल 21 आपकी पर्सनल लाइफ को नहीं छेड़ा जाएगा।
राइट टू लाइफ, आप जी सकते हो, घर में तो जी सकते हो, खाना बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो घर के अंदर। लेकिन जितने और आर्टिकल है कि हमको बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए सरकार के खिलाफ, हमको इक्वलिटी दिखाइए, सरकार को नहीं, हमको इक्वल रखिए, सबके बराबर रखिए, डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, जॉब दे दीजिए, ये सब नहीं, ये सब खत्म कर दिए जाएंगे उस टाइम पर। सिर्फ 21 और 20, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 359 कहता है कि ये दोनों छोड़कर राष्ट्रपति जो भी ऑर्डर निकालेगा उसके अंदर जो भी आर्टिकल्स लिखे होंगे वो सब के सब सस्पेंड हो जाएंगे आर्टिकल 359 के अंडर। कोई भी इमरजेंसी हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हैं। इंटरनल इमरजेंसी हो या फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी हो तो ये दोनों के दोनों सस्पेंड कर दिए जाएंगे। दोनों के टाइम पर, या फिर वॉर हो रहा हो या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन हो, दोनों अगर निकाल दिए और भारत राष्ट्रपति ने कहा कि ये आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं तो सस्पेंड हो गए। और आर्टिकल ये ऑर्डर निकालेगा कि किस एरिया में लगाया जा रहा है ये वाले आर्टिकल सस्पेंशन, किस एरिया में। राष्ट्रपति को लग रहा है कि जैसे मणिपुर की बात करें तो राष्ट्रपति को लगा कि मणिपुर में ज़्यादा उपद्रवी लगे हुए हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, अगर उनको लगा तो लगा सकते हैं कि बोला ये मणिपुर में ही ये आर्टिकल सस्पेंड करेंगे और देश में नहीं। तो ऐसा भी होगा, ऑर्डर पर है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर है कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड किए जाएंगे। इधर ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, इधर प्रेसिडेंट को अपने ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं कि ये आर्टिकल हटाना है, अपने आप लग जाएगा। लेकिन वो भी इंटरनल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी में। यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों हैं, यहाँ सिर्फ एक्सटर्नल के बेसिस पे हटेगा, यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल के टाइम पर कोई भी हट सकता है, लेकिन 20-21 नहीं हटेंगे। 20-21 आर्टिकल नहीं हटते इमरजेंसी के टाइम पर। ये जोड़ा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो ये था आर्टिकल 355 जो लगाया है मणिपुर के अंदर, जिसके अंदर भारत सरकार के पास पावर है पार्ट 18 के अंदर, इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर, कि उसको रक्षा करनी होगी, जिम्मेदारी उठानी होगी राज्यों की, कि राज्यों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, राज्य सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करें। और अगर ये भटकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से भटकती हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो 355, 366 लगवा सकता है और 366 के अंदर राष्ट्रपति शासन लग सकता है और जो सरकार वहाँ पे काम कर रही है उसको हटाया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है और डिसॉल्व भी किया जा सकता है, तब जाकर जब पार्लियामेंट अप्रूवल दे दे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा 2 महीने के अंदर। तो ये था आर्टिकल 355 और जो दूसरे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में, उनके बारे में। दूसरे टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं लॉ के जिनको कंटेंट की ज़रूरत है और मिल नहीं पा रहा है। तो लगे रहिए सिद्धार्थ लॉजिक के साथ।